डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप ओनली एंड ओनली केवल और केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज लेके आ रहे हो। तो बात ऐसा नहीं है, सबके लिए है। यहाँ पर हर किसी के लिए मैटर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज हम प्रोवाइड करेंगे मैटर एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के लिए, जहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम शुरू करते हैं और पूरे के पूरे हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज को मैं बताऊंगा। हर एक चैप्टर के ऐसे एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को चेक करने के बाद, अलग अलग पेपर में आई हुई, सैम्पल पेपर में आई हुई क्वेश्चन को देखने के बाद ये जो क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, हर एक चैप्टर से मैं आपको 30 एमसीक्यूज बताऊंगा। कितने? 30। हर एक चैप्टर से 30 एमसीक्यूज होंगे। कुछ में उनके ईयर आए होंगे, लिखे होंगे कि किस ईयर ये क्वेश्चन पूछा होगा, कुछ में नहीं लिखा होगा, मतलब वो इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन से लेट्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई देयर आर, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम, वो अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। बट इन सीबीएसई इन दोनों को एक ही यूनिट में बना के रख दिया, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर और 1 यूनिट। तो यूनिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। Okay, and we have to completed 30 MCQs. That's MCQs number 1. Why are the intermediate goods not included in the national income while measuring national income? Means जो intermediate goods होते हैं उसको national income के कैलकुलेट करते हुए जो है क्यों जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो द आंसर इज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, टू डिक्रीज इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट गुड्स, ऑल ऑफ दिस। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करते हुए फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज क्या होता है? क्या होता है? दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। स्टॉक ऑफ कैपिटल का इंक्रीज होना, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज कैपिटल, एंड एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, एंड द इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Okay, if you have any doubt in any question, then ask, write your doubt in comment box. I will try to solve all your doubt. Okay, question number 3, methods of study in microeconomics and macroeconomics respectively. अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेथड को स्टडी करने को क्या बोलता है? रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब इसको सीक्वेंस भी बताना है। तो द राइट ऑप्शन इज जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल, क्योंकि इंडिविजुअल एनालिसिस किया जाता है, तो इट इज रिलेटेड टू पार्शियल इक्विलिब्रियम, एंड मैक्रो मींस द होल, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम ये एग्जैक्ट जो है एक सीक्वेंस को बताता है। सो वी हैव टू चूज आवर राइट ऑप्शन एज ए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक्स एजेंट्स आर दोज हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन एंड इंक्लूड। इकोनॉमिक एजेंट्स आर दोज हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन एंड इंक्लूड, दैट मीन्स वो एजेंट्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। द राइट ऑप्शंस आरबीआई, सेबी, ट्राई, ऑल ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज ऑल आर द एजेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हु पार्टिसिपेट द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई, सेबी एंड ट्राई। क्वेश्चन नंबर 5, अनफोर्सीन एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज नोन एज। अनफोर्सीन एब्सेंस का मतलब होता है जो ऐसे लॉस जो हम तुरंत अंदाजा नहीं लगा सकते, वो क्या चीज है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल लॉस है, इनकम लॉस है, एंड नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज एब्सेंस, अनफोर्सीन एब्सेंस इज नोन एज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज। इंडिया में जितने भी फॉरेन एम्बेसीज है, इंडिया में यूएसए का एम्बेसी है, जो है ये ब्रिटेन का है, अलग अलग कंट्री की एम्बेसीज हमारे इंडिया में। तो इंडिया के अंदर फॉरेन की एम्बेसी क्या होती है? दैट इज अवर इकोनॉमिक टेरिटरी है,
our geographical territory, both A and B, and none of this. The right answer is it is only a geographical territory. It is not our economic territory because वो हमारे geographic territory के अंदर तो है, लेकिन उस एम्बेसी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दिस वन इज रिलेटेड टू दोज कंट्रीज, वो उन कंट्री से रिलेटेड होता है. सो the embassies in our country, it's only the geographical territory, not the economic activity. Okay, economic territory. So the right answer is B. Flow of goods and services and factors of production across different sectors in the water economy as flow of goods and services from different sectors. That means flow of factors from farms to household. farm से household को क्या गया, फैक्टर सर्विस गया, हाउस होल्ड टू फर्म टू क्या गया, गुड्स एंड सर्विसेज आ गया. तो दिस फ्लो इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो एंड कैपिटल फ्लो. द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स इज नोन एज रियल फ्लो. इट इज नोन एज रियल फ्लो. ये रियल फ्लो होता है जब वो डायरेक्टली बार्टर सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय आरबीआई, आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया दैट सेज देयर वाज अ फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और ईयर टू ईयर बेसिस 5% फ्रॉम 8%. की जो सीपीआई था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले 8% था, अब वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 5% हो गया. इन द प्रीवियस ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द सिचुएशन. अगर 8% से 5% होगा सीपीआई तो इसे क्या बोलते हैं, सीपीआई हैज फॉलन, सीपीआई हैज राइजन, सीपीआई इज कांस्टेंट, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर इज आवर दैट सीपीआई हैज राइजन. जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या हो गया, धीरे धीरे हमारा क्या हो गया, बढ़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू. ये 2020 का क्वेश्चन है जहां पर सीबीएसई लिखा होगा, मैंने लिख दिया है कि किस ईयर इंक्लूड हुआ है. कुछ में ईयर नहीं लिखा हुआ है बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो ईयर का पता नहीं चला है, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर किसी ना किसी आया हुआ है, किसी ने बट ईयर नहीं मुझे मिल पाया, सो लिखा नहीं मैंने. द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. जितने भी फैक्टर पेमेंट्स होते हैं उन सबको प्लस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी और वेजेस प्लस प्रॉफिट. ये जो फैक्टर इनकम होता है, इनका पेमेंट होता है और इनकम होता है, पेमेंट इनकम बोथ आर सेम. तो इनका टोटल क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा नॉमिनल इनकम. द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट इज आल्सो डोमेस्टिक इनकम. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट ऑप्शन. The difference between national income and market price and national income at factor cost, that is national income at market price, that is NNP MP, and other hand NNPFC. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ MP एंड FC, किस चीज के लिए होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मार्केट प्राइस. द difference of market price and factor cost, it's represented by net indirect tax. That means market price को अगर factor cost में convert करना है तो we have to subtract net indirect tax. Okay. and अगर हमारे पास factor cost दे रखा है और हमें convert करना है MP में market price में तो हमें इसको plus कर देना होगा. Identify the correct equation from the following. हमें इसमें से एक करेक्ट इक्वेशन को चूज करना है. दैट इज जीडीपी एमपी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एमपी इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन. हमें इसमें से राइट इक्वेशन चूज करना है. और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आता है तो राइट इक्वेशन कौन सा होगा. देखिए एनडीपीएफसी में अगर डेप्रिसिएशन चूज करेंगे तो एन में डेप एड करेंगे तो ये बनेगा जीडीपीएफसी, तो ये तो रॉन्ग हो गया, राइट नहीं हुआ. जीएनपी एमपी इक्वल टू एनएनपीएफसी नेट, एनएनपीएफसी नेट इंडायरेक्ट ऐड करेंगे तो एफसी बदल के क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा. दैट इज ये एनएनपी एमपी ही होगा, तो ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए. जीडीपी एमपी में अगर हम एनएफआई को ऐड कर देते हैं तो एनएफआई ऐड करके डोमेस्टिक बनाएगा,
GNP/MP, और हमारा यही आंसर होगा क्योंकि ये GNP/MP दे रखा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द, इस तरह के क्वेश्चन तो दो आएंगे ही आएंगे। सीबीएसई में स्टेटमेंट और एजर्शन रीजन के क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले होते हैं और 2 एजर्शन रीजन वाले होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये 2024 के सी मतलब कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज GNP/MP कैन बी ग्रेटर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हमसे पूछा गया है कि GNP/MP कैन बी ग्रेटर देन GDP/MP अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्लोज इकोनॉमी है जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता तो ध्यान रखना यहां पर कि इन द केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी ऑलवेज GNP एंड GDP दोनों ही इक्वल होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0 इन 2 सेक्टर इकोनॉमी बिकॉज देयर इज नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं होगा। इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। तो वी हैव टू चूज एज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी। 13, कमीशन पेड टू डीलर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज जो कमीशन होता है, अब सेकेंड बेसिकली selling and purchasing of second hand goods are not included in national income, but the commission raised by selling and purchasing activity is included in national income because it is a factor income। क्योंकि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप वो गुड्स एंड सर्विस की सेकेंड हैंड है उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, उससे जो इनकम आप रेस किया, आपकी जो पर्टिकुलर इनकम है क्योंकि वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो उसको हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ऑप्शन है इट इज इनकम फ्रॉम कॉपीराइट, it is the income for rendering productive services, it is part of operating surplus, all of the because it is the income rendering productive services। आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, आपका काम है गुड्स एंड सर्विस, उससे आप इनकम रेज कर रहे हो, सो इट्स इंक्लूडेड नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फॉर अ क्लोज इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड, क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड नहीं होता, पहले ही बता चुका हूं मैं ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही है? इन द क्लोज इकोनॉमी ऑलवेज GDP इज इक्वल टू GNP, क्योंकि यहां पर कुछ भी जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता ही नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा? बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आर दोज हु रेजिडाइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज फॉर दैट कंट्री। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है सीबीएसई में। ठीक है, द ऑप्शंस आर एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड न्यू दिल्ली। आपको बताना है कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, बट फॉरेन कंट्री में यूएसए की एम्बेसी है, उसमें इंडियन सिटीजन वर्क कर रहा है, तो दूसरी कंट्री में इंडिया के एम्बेसी में जो काम करने वाला होता है वो हमारी कंट्री के लिए वर्क करता है, तो वो हमारा कंट्री का सिटीजन होगा, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट होगा। सेकंड वन, एन इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, एक इंडिया का ऑफिसर चाइना में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो भी इंडिया का क्या होगा? रेजिडेंट होगा। एन इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग कनाडा फॉर अ समिट, इंडिया का डिप्लोमेट है, कनाडा में एक समिट में पार्टिसिपेट करने गया है, तो वो भी इंडिया का रेजिडेंट है। ये तीनों ही इंडिया के रेजिडेंट है, इनके राइट ऑप्शन बचा है डी। एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी मोर देन 1 ईयर, एक इंडियन अमेरिका कंपनी में 1 साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है, जो जिस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो उसी कंट्री का रेजिडेंट कहलाता है। सिटीजनशिप अलग चीज़ है, बट रेजिडेंट मतलब ओनली रहने, लीगल फॉर्म में रह रहा है वो। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन चारों में से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है? वेजेज इन कैश, सैलरी एंड वेजेस आपको पता है इंक्लूड होता है, रेंट इंक्लूड होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी होता है। इट इज अ ट्रांसफर इनकम, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें से कौन सा किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को सही तरीके से बताता है? इंक्रीज इन GNP, इंक्रीज इन GDP,
इंक्रीज इन रियल कैपिटल जीडीपी एंड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटल जीडीपी और इंक्रीज इन पर कैपिटल जीडीपी, इसका मतलब होता है यहाँ पर एक चीज दिखना भूल गया, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर नॉमिनल आएगा, नॉमिनल पर कैपिटल जीडीपी। किसी भी कंट्री का रियल पर कैपिटल जो होता है, रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटल जीडीपी, इट इज कैलकुलेटेड एट द रियल प्राइस, दैट इज बेस ईयर प्राइस। और जो बेस ईयर पे होता है वो रियल कंपेरिजन को बताता है और उस कंट्री के रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बताता है। सो वी हैव टू चूज राइट ऑप्शन एज ए सी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इस टाइप में क्वेश्चन टेबुलर क्वेश्चन भी आता है, ऑलरेडी ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप में कि कंप्लीट द टेबल। हमें वहाँ टेबल दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है और वैल्यू एडेड किया। अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इससे आ गया। तो 2000 माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि फार्मर का नॉर्मल मानते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ भी नहीं होता है, तो यह 0 2000 आ गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इस टेबल को फिल करते हुए ऑप्शन बताना है। फिलहाल कैलकुलेट करके देखते हैं। बेकर्स 2000 का इंटरमीडिएट कंजप्शन है और 2000 का वैल्यू ऐड किया तो 2 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4000। ऑप्शन में 4000 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि ये अलग गलत हो गया, सी ऑटोमेटिक गलत हो गया। आगे देखते हैं। रिटेलर्स 4400 है, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना है जिससे वैल्यू एडेड कितना होगा 400। इसका मतलब यहाँ से कितना माइनस कर देना होगा 4000। तो देखिए 4000 सेकेंड पॉइंट में कहाँ पर है, सॉरी ये हो गया 4000 थर्ड पॉइंट में कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, एक ये है और ये भी है थर्ड वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला है थर्ड, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब ये है 4000 है तो और थर्ड बस ये वाला बढ़ते हैं 6000 और यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये 4000 है ये 400 होगा, ठीक है, तो टोटल कर दीजिए 4000 और 4008 10, यानी कि यहाँ पर जाएगा 10400। सेकेंड वन इज 10400, ये भी है और इसका मतलब होता है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, ए इज राइट, ठीक है, कैल्कुलेशन करते हुए हमारा ए राइट आ गया। तो थोड़ा कैलकुलेशन करते जाएंगे, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैच करेंगे, जिस ऑप्शन में वो बैठ रहा है वही हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी। सॉरी जो भी है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 23 में है, हमसे कहा गया ये जो फिगर कर रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर जो फिगर जो फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ रहा है, फैक्टर पेमेंट हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह के फ्लो को बताता है। ये देखिएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट, पेमेंट की बात करता है, पेमेंट हमेशा रुपीज़ में हो रहा है, कंजप्शन हमेशा रुपीज़ में होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर जो फ्लो है इट इज़ द सिग्निफिकेंस बाय मनी फ्लो, ये मनी फ्लो का एग्जाम्पल है, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये 2023 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम से जुड़ा होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ फ्लो, बट कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बनता है और कैपिटल एक बार किया जाए लगातार, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दोनों ही आपस में गलत है, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यहां पर भी स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। स्टेटमेंट 1, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड बाय ऑल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। बिल्कुल सही है, किसी भी कंट्री के एक फिस्कल ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है उसके मार्केट वैल्यू को टोटल को जीडीपी कहते हैं, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन के एक्सेस होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करने के बाद जो बचता है वही उसमें इंक्लूड करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर
क्या है, राइट है. सो वी हैव टू चूज बोथ ए 1 and 2 आर राइट. सो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 22, ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर भी जैसे एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर मैच करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट. द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज द वेल्थ ऑफ नेशंस, रैगनर फ्रिश एंड ग्रेट डिप्रेशन. आपको बताना ही है ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था. ये तो सिंपल आ गया 1929 में. यानी कि डी का वन, देखिए डी का वन कहाँ पर है, डी का वन इन दोनों में है. इसका पहला गलत है और लास्ट वाला गलत है. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी किसने लिखा था, जे.एम. कीन्स ने. यानी कि ए का थर्ड कहाँ पर है, ए का थर्ड यहाँ पर है. इसका मतलब होता है कि दो से ही पता चल गया राइट आंसर. इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, द राइट आंसर इज सी. ठीक है, ट्रिक का यूज किया करो, टाइम बचेगा, अच्छा रहेगा. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम एंड फर्स्ट एंड सेकंड चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट. करेक्ट पेयर बताना है यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन यहाँ पर कोई हमें से इसमें बताना कोई एक ही पेयर सही है. वेजिटेबल्स ग्रोन इन द पर्सन गार्डन, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी. अ कार यूज अ टैक्सी, कंज्यूमर गुड्स. एन एयर कंडीशन यूज बाय हाउस होल्ड, कैपिटल गुड्स. स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट, फैक्टर इनकम. आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है. वेजिटेबल्स ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, एक वेजिटेबल पर्सनल गार्डन में यूज होता है तो उसको नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं किया जाएगा. हमारे खुद के गार्डन में जो वेजिटेबल उगता है वो हमारे खुद के लिए होता है, वो मार्केटिंग करने के लिए नहीं होता है. सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए, फर्स्ट वाला. ठीक है. इन्वेंट्री इज अ कॉन्सेप्ट whereas change in inventory is a concept. सी का सवाल पेपर है. इन्वेंट्री एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि देयर इज इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं होता, स्टॉक कॉन्सेप्ट. एंड बट अगर इन्वेंट्री में चेंज हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया. तो पहले वाले में स्टॉक आएगा, दूसरे वाले फ्लो होगा. तो यहां पर भी हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. With a rise in real national income, welfare of the people. रियल नेशनल इनकम थोड़ी देर पहले बताया था कि रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है ये बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट होता है. और बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट हमें लगता है कि ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या शो करेगा. 2018 का क्वेश्चन है कि लोगों का वेलफेयर इंक्रीज होगा, राइज होगा, फॉल मतलब कम होगा, रिमेन अनचेंज कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. तो देन में क्या, रियल जीडीपी जो रियल में अगर इंक्रीज होता है तो इसको मतलब कंट्री के वेलफेयर को बताता है. सो इट राइजेस अकॉर्डिंग टू द राइज इन द नेशनल रियल नेशनल इनकम. ऑप्शन नंबर ए. द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू, 2020 का क्वेश्चन है. द सम ऑफ फैक्टर इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम एंड पर कैपिटा नॉमिनल इनकम. Sum total of factor payment is also equal to income. Payment and income both are same. So इनका जो टोटल होता है it is known as domestic income. क्या बोलते हैं इसको, domestic income, in short NDPFC. Which of the following is not transfer payment? CBSE 2020 का क्वेश्चन है ये भी. इसमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है. इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन. विच इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट. यहां पर जो रिटायरमेंट पेमेंट पेंशन है ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, बिकॉज ये फैक्टर काम किया, काम करने के बदले में पेंशन मिल रहा है. सो इट इज द फैक्टर इनकम. सो हमसे बताना है कौन सा नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. व्हेन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज 840, जीडीपी इज 840 crore and price index is 120, then the real GDP, real gross domestic product will be कितना होगा. 20 क्वेश्चन है. अगर हमारे पास नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो हमें रियल निकालना है. उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई 100. इस फॉर्मूला का यूज करते हैं. तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया 840 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120. सो 0 से 0 कट गया, 12 7 84. द राइट आंसर इज 700. दैट इज आंसर इज 700. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा. वहीं पर अगर क्वेश्चन होता उल्टा,
अगर हमारे पास रियल जीडीपी दे रखा होता और नॉमिनल जीडीपी पूछा गया होता तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हो जाता नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला का याद रखिएगा, 1 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है? मतलब रिसीप्ट ऑफ गिफ्ट चेक सेंड बाय योर पेरेंट्स सेटल्ड अब्रॉड, आपके पेरेंट्स से बाहर है, बाहर आपको चेक भेज रहा है, तो क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं, बिकॉज ये आपका फैक्टर इनकम नहीं है। रिपार्टीशन ऑफ वेजेस अर्न बाय द एनआरआई टू देयर पेरेंट्स, एनआरआई है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को इंडिया में फंड भेजा है, इसका मतलब ये फैक्टर इनकम नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, तो कुछ भी दो इंक्लूड नहीं होगा, इसका तो राइट आंसर कर दो ना, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कौन सा इंक्लूड नहीं होना, उससे रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट मतलब कौन सा रिलेटेड नहीं है। फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को मिलने वाला अकोमोडेशन फ्री में, भाई वो तो उसके सैलरी का हिस्सा है। फ्री एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन स्कूल, जिसके पेरेंट स्कूल में वर्क कर रहे हैं उनके बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देना, इट इज द पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है ना। कोई काम कर रहा है, काम करने के बदले में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, वेजन सैलरी इट इज द पार्ट ऑफ इनकम। बट ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर पेमेंट्स, ओके, सो ओल्ड एज पेंशन यहाँ पर कंपनसेशन में इंक्लूड नहीं होगा, बट रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होता है। ओल्ड एज पेंशन अलग होता है, रिटायरमेंट पेंशन अलग होता है, ठीक है। ये हो गया 30 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है 30 क्वेश्चन के आंसर में सॉरी, ये कंप्लीट आंसर शीट आपके सामने है, इस आंसर शीट का स्क्रीनशॉट लेके हर एक क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउट है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनीवे। You can use social media, Facebook, Instagram. You can download the PDF by using website www.economicsguru.com, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम से पहले आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।